एक बूढ़ा आदमी अपने घर की छत पर अकेला बैठा है। घर में बहू है, बेटा है, पोते हैं, रोशनी है, टीवी की आवाज है, हंसी है। लेकिन उस बूढ़े आदमी के भीतर सन्नाटा है। वो पूछता है खुद से, मैंने जिंदगी भर इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो फिर आज मैं अपने ही घर में इतना अकेला क्यों हूं? शायद आप भी इस सवाल से गुजरे हों। शायद आपके पिता, आपकी मां, आपके दादा दादी भी किसी शाम अकेले बैठकर यही सोचते हों। और शायद आप खुद भी जब 50 पार करने लगे कभी कभी इस डर से घबराते हों कि कहीं मेरा बुढ़ापा भी ऐसा ही अकेला, ऐसा ही खाली न हो जाए। अगर आपकी उम्र 50 पार कर चुकी है या आपके माता पिता 60 के हो चुके हैं तो रुकिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि बुढ़ापा अपने आप में नर्क नहीं होता। बुढ़ापे को नर्क बनाती हैं कुछ आदतें, कुछ गलतियां जो हम बिना जाने समझे दोहराते चले जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये गलतियां हमें गलतियां लगती ही नहीं। हमें लगता है हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, हम तो सिर्फ चिंता कर रहे हैं क्योंकि हम अपनों से प्यार करते हैं। लेकिन यही सोच धीरे धीरे एक भरे पूरे घर को खामोश कर देती है। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो 60 साल के बाद इंसान की जिंदगी को स्वर्ग से नर्क बना देती हैं। हर गलती के साथ मैं आपको बताऊंगा ये गलती असल में दिखती कैसे है, घर में इसकी वजह से रोज क्या क्या होता है, इसका समाधान क्या है, और साथ ही मुल्ला नसरुद्दीन की वो कहानियां भी सुनाऊंगा जो सदियों से इंसानों को यही सिखाती आई हैं, हंसते हंसते हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन गहरी सीख के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा एक बोझ न बने बल्कि एक उत्सव बने, तो इस बातचीत को आखिर तक जरूर सुनिए। क्योंकि आखिरी गलतियां वो हैं जिन्हें ज्यादातर लोग गलती मानते ही नहीं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक फकीर रहता था। लोग उसके पास आते थे और पूछते थे, बाबा बुढ़ापा इतना दुखदाई क्यों होता है? फकीर हंस पड़ता और कहता, बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता मूर्ख, दुखदाई होता है वो मन जो जवानी को पकड़े रहना चाहता है जबकि शरीर आगे बढ़ चुका होता है। यही सच है दोस्तों, शरीर हर पल बदल रहा है। बचपन गया, जवानी गई, अब बुढ़ापा आया है। ये तो नदी का स्वाभाविक बहाव है। लेकिन हमारा मन, हमारा अहंकार वो कहीं पीछे अटका रह जाता है। हम चाहते हैं कि बच्चे वैसे ही सुने जैसे बचपन में सुनते थे। हम चाहते हैं कि घर में वैसा ही हुक्म चले जैसा 30 साल पहले चलता था। हम चाहते हैं कि शरीर वैसे ही साथ दे जैसे 40 की उम्र में देता था। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, शिकायत करते हैं, और धीरे धीरे वो घर जिसमें हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही घर हमें बोझ लगने लगता है और हम उस घर के लिए बोझ लगने लगते हैं। ये कोई एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर दूसरे घर की कहानी है। चाहे गांव हो या शहर, चाहे अमीर घर हो या गरीब, चाहे पढ़ा लिखा परिवार हो या अनपढ़, पैसा इस दर्द को नहीं मिटा सकता। बड़ा घर इस खालीपन को नहीं भर सकता। सिर्फ समझ, सिर्फ आत्मनिरीक्षण ये खालीपन भर सकता है। जरा सोचिए, कितने ऐसे घर हैं जहां बड़े बड़े शहरों में फ्लैट है, गाड़ी है, बच्चे अच्छी नौकरी में हैं, फिर भी घर के बुजुर्ग शाम को अकेले बालकनी में बैठे रहते हैं किसी के इंतजार में। और कितने ऐसे घर हैं जहां पैसा कम है, सुविधाएं कम हैं, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे एक ही आंगन में हंसी मजाक करते, साथ बैठकर खाना खाते, एक दूसरे की बात सुनते नजर आते हैं। फर्क सुविधाओं का नहीं है, फर्क समझ का है। फर्क उन आदतों का है जो हम अपने स्वभाव में ढाल लेते हैं। और ये भी समझ लीजिए, ये बातचीत सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है। अगर आपके घर में माता पिता या दादा दादी हैं
तो ये वीडियो आपको भी बताएगा कि उनके व्यवहार के पीछे की वजह क्या है और आप कैसे प्यार से बिना बहस किए उन्हें यह बदलाव समझा सकते हैं। क्योंकि अक्सर बुजुर्ग खुद ये नहीं समझ पाते कि उनकी कौन सी आदत घर में दूरी बना रही है, और अगली पीढ़ी को यह जिम्मेदारी भी उठानी होती है कि वो अपने बुजुर्गों को प्यार से ये आईना दिखाए, गुस्से से नहीं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो गलतियां जो बुढ़ापे को नर्क बना देती हैं और साथ ही उनका समाधान भी। 60 साल के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है हर चीज पर अपना हक और नियंत्रण जताना। इस घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। बहू को यही करना चाहिए, वही नहीं करती। बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता, मैं इसका बाप हूं। पोते को ऐसे नहीं वैसे पालना चाहिए। घर में कौन सा पर्दा लगेगा, कौन सा सामान कहां रखा जाएगा, बहू सुबह कितने बजे उठेगी, बेटा कहां नौकरी करेगा, पोता किस स्कूल में पढ़ेगा, हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय को आखिरी फैसला मान लेना, यही इस गलती की असली शक्ल है। समझिए, जब हम जवान थे तब घर की बागडोर हमारे हाथ में थी। हमने फैसले लिए, हमने घर चलाया, हमने रात दिन एक करके परिवार को खड़ा किया। लेकिन वक्त बदलता है, अब बागडोर अगली पीढ़ी के हाथ में जानी शुरू हो चुकी है। यह प्रकृति का नियम है, कोई अपमान नहीं। जैसे सूरज ढलते वक्त कोई शिकायत नहीं करता कि उसे क्यों डूबना पड़ रहा है, वैसे ही हमें भी अपनी भूमिका के इस बदलाव को शिकायत की नजर से नहीं, समझ की नजर से देखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार नहीं करता वो हर दिन एक नई लड़ाई शुरू करता है। सुबह की चाय की तरीके पर लड़ाई, बच्चों को डांटने के तरीके पर लड़ाई, त्योहार कैसे मनाया जाए इस पर लड़ाई, यहां तक कि टीवी पर कौन सा चैनल चले इस पर भी लड़ाई। और नतीजा क्या निकलता है? घर में तनाव, बहू बेटे से दूरी और खुद के मन में गुस्सा और कड़वाहट। धीरे धीरे बेटा और बहू उस कमरे में आना ही कम कर देते हैं जहां बुजुर्ग बैठे होते हैं, क्योंकि हर मुलाकात एक नई नसीहत या एक नई शिकायत में बदल जाती। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़े हो चुके थे। उनका बेटा अब जवान हो गया था और अपना काम धंधा खुद संभालने लगा था। एक दिन मुल्ला अपने बेटे के साथ बाजार जा रहे थे। मुल्ला गधे पर बैठे थे और बेटा पैदल साथ चल रहा था। रास्ते में एक आदमी ने टोका, वाह मुल्ला जी, कैसे बाप हो, खुद गधे पर बैठे हो और जवान बेटे को पैदल चला रहे हो। मुल्ला को शर्म आई, उन्होंने तुरंत बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर चले तो दूसरे आदमी ने टोका, ये कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और जवान बेटा मजे से गधे पर सवार है। अब मुल्ला परेशान, दोनों गधे पर चढ़ गए। आगे तीसरे आदमी ने टोका, बेचारा गधा दो लोगों का बोझ उठा रहा है, इस पर तो रहम करो। मुल्ला और बेटा शर्मिंदा होकर गधे से उतर गए और दोनों पैदल चलने लगे, गधे को साथ लिए। अब चौथे आदमी ने ताना मारा, कैसे मूर्ख हैं ये लोग, गधा है और पैदल चल रहे हैं। मुल्ला रुक गए। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज एक बात समझ आई, हम चाहे जो भी करें दुनिया कुछ न कुछ जरूर कहेगी, इसलिए जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने विवेक से जीनी चाहिए। और अब से मैं तय करूंगा कि गधे पर कौन बैठेगा, यह फैसला मैं तुझ पर छोड़ता हूं, क्योंकि अब आगे का रास्ता तुझे ही तय करना है। मुल्ला ने वो सबसे जरूरी काम किया जो हर बुजुर्ग को 60 की उम्र के बाद करना चाहिए। लगाम धीरे धीरे अगली पीढ़ी के हाथ में सौंप देना और सलाह देकर हुक्म देना बंद कर देना। यही मुल्ला की सबसे बड़ी सीख थी और आज भी उतनी ही सच है जितनी सदियों पहले थी। इस गलती से बचने का पहला तरीका है मेरा घर मेरी मर्जी की सोच से, हमारा घर हमारा प्यार की सोच में आइए। आपने घर बनाया, अब घर को उड़ने दीजिए। दूसरा तरीका है सलाह दीजिए, हुक्म नहीं। जब बहू या बेटा आपकी राय पूछे तभी दीजिए, बिन मांगे सलाह चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो रिश्ते में जहर घोल देती है। तीसरा तरीका है
नियंत्रण छोड़ने का मतलब बेकार होना नहीं है। आप अनुभव का खजाना है। खजाना दिखाया जाता है, थोपा नहीं जाता। चौथा तरीका है, हर फैसले को अपनी जीत हार का सवाल मत बनाइए। अगर बहू ने खाना अपने तरीके से बनाया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका तरीका गलत साबित हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर किसी का अपना तरीका होता है। जो बुजुर्ग यह सीख जाते हैं उनका घर में सम्मान बढ़ता जाता है। उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है क्योंकि वो थोपी नहीं जाती। और जो नहीं सीखते वो धीरे धीरे घर के एक कोने में सिमटते चले जाते हैं, अपनी ही जिद के साथ अकेले। एक और छोटी सी बात समझिए, जो बुजुर्ग हर वक्त नियंत्रण जताते हैं वो असल में डर से ऐसा करते हैं। इस डर से कि अगर मैंने बागडोर छोड़ दी तो शायद मेरा महत्व ही खत्म हो जाएगा, शायद घर में मेरी कोई पूछ ही नहीं रहेगी। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो बुजुर्ग भरोसा करना सीखते हैं उन्हीं की राय सबसे ज्यादा मांगी जाती है, क्योंकि उनकी राय बोझ नहीं, सहारा लगती है। और जो हर वक्त हुक्म चलाते हैं धीरे धीरे उनकी राय पूछी जानी ही बंद हो जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं राय पूछने का मतलब है एक नई बहस को न्योता देना। एक बुजुर्ग महिला का किस्सा भी यहां याद आता है। उनकी बहू हर काम अपने तरीके से करती थी और सास हर बार टोकती, ऐसे नहीं वैसे करो, मैं तो 40 साल से यही करती आई हूं। एक दिन बहू ने बहुत विनम्रता से कहा, मां जी, आप जो सिखाना चाहती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब आप हर बार टोकती हैं तो मुझे लगता है जैसे मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही। क्या आप मुझे सिखाएंगी, टोकेंगी नहीं? सास को यह बात चुभी, लेकिन उन्होंने इस पर सोचा और अगले दिन से उन्होंने तरीका बदला। टोकने की बजाय बताना शुरू किया, हुक्म देने की बजाय साथ बैठकर सिखाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बहू खुद उनसे सलाह मांगने लगी, क्योंकि अब वो सलाह डर से नहीं प्यार से आती थी। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। यह गलती है हर पल पुराने जमाने से आज की तुलना करना और वर्तमान से शिकायत करते रहना। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। आजकल के बच्चों में संस्कार ही नहीं है। पहले लोग बड़ों की इज्जत करते थे, अब कोई नहीं करता। हमने तो अपने माँ बाप की इतनी सेवा की, हमें कोई नहीं करता। आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। हमारे जमाने में तो हम खेत में काम करते थे। ये सारी बातें सुनने में सच लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरी बेचैनी छिपी होती है, वर्तमान को स्वीकार न कर पाने की बेचैनी। समझिए एक बात, जो व्यक्ति हर पल अतीत में जीता है वो वर्तमान को जीना ही भूल जाता है, और जो वर्तमान को नहीं जीता वो वर्तमान में मौजूद प्यार, हंसी और सुकून को भी नहीं महसूस कर पाता। शिकायत एक ऐसा जहर है जो पहले खुद पीने वाले को मारता है, फिर आस पास वालों को। जब बुजुर्ग हर बात पर शिकायत करते हैं तो घर के बाकी सदस्य धीरे धीरे उनसे बात करना ही कम कर देते हैं, क्योंकि हर बातचीत एक शिकायत में बदल जाती है। पोता खेलने आता है, दादी 10 मिनट खेलती हैं, फिर शिकायत शुरू कर देती हैं। तेरी माँ ने आज फिर देर से खाना बनाया, तेरे पापा ने आज फिर मुझसे बात नहीं की। धीरे धीरे पोता भी दादी के पास आने से कतराने लगता है, क्योंकि हर मुलाकात भारी हो जाती है। और फिर वही बुजुर्ग कहते हैं, अब मुझसे कोई बात ही नहीं करता, जबकि सच ये होता है कि उन्होंने खुद ही बातचीत को शिकायत का मंच बना दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़े हो गए थे। एक दिन वो गांव के चौराहे पर बैठे थे और लोगों से कह रहे थे, हमारे जमाने में 1 रुपए में पूरा घर का राशन आ जाता था, अब देखो 10 रुपए में भी कुछ नहीं आता। जमाना बहुत बिगड़ गया है। एक जवान लड़का पास बैठा सुन रहा था। उसने पूछा, मुल्ला जी तब आपकी कमाई कितनी थी? मुल्ला बोले, 2 रुपए रोज। लड़के ने पूछा, और आज आप कितना कमाते हैं? मुल्ला बोले, अब मैं कुछ नहीं कमाता, बेटा ही कमाता है। लड़का मुस्कुराया और बोला, मुल्ला जी माफी चाहता हूं, लेकिन आप जमाने की महंगाई की बात करते हैं, ये नहीं देखते कि आपकी कमाई भी तो बदल गई है। हर जमाने का अपना हिसाब होता है, जो आज है उसी में जीना सीखना पड़ता है। मुल्ला कुछ देर चुप रहे, फिर हंस पड़े और बोले, बेटा तूने आज मुझे मेरी उम्र में एक सबक सिखा दिया।
हम बूढ़े लोग अक्सर पुराने दिनों की चमक याद रखते हैं, लेकिन उन दिनों की मुश्किलें भूल जाते हैं, और आज के दिनों की मुश्किलें याद रखते हैं, आज की अच्छाइयां भूल जाते हैं। एक और किस्सा है मुल्ला का, इसी विषय पर। मुल्ला के गांव में एक बार एक बुजुर्ग सभा हुई, जहां सारे बूढ़े लोग बैठकर आज के जमाने को कोसने लगे। एक बूढ़े ने कहा, आजकल के जवान आराम पसंद हो गए, मेहनत करना ही नहीं चाहते। मुल्ला यह सुनकर खड़े हुए और बोले, भाइयों याद करो, जब हम जवान थे तब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बारे में यही कहते थे, और उनके बुजुर्ग उनके बारे में यही कहते थे। ये शिकायत नई नहीं है, ये हर पीढ़ी की पुरानी आदत है। अगर हम भी यही दोहराएंगे तो हमारे पोते भी हमारे पड़पोतों से यही कहेंगे। तो क्यों ना हम इस चक्र को यहीं तोड़ दें और अपनी अगली पीढ़ी को समझने की कोशिश करें, कोसने की बजाय। इस गलती से बचने का तरीका यह है कि हर दिन एक आभार की सूची बनाइए। सुबह उठकर 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं, चाहे वो सिर्फ 1 कप गर्म चाय ही क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ खिड़की से आती धूप ही क्यों ना हो। तुलना बंद कीजिए। जब भी मन में आए, पहले ऐसा था, खुद से पूछिए, क्या इस बात को कहने से कुछ बदलेगा या सिर्फ माहौल खराब होगा। नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। मोबाइल चलाना, वीडियो कॉल करना, नए खेल खेलना। जो बुजुर्ग नई चीजें सीखते हैं वो अपनी अगली पीढ़ी के करीब रहते हैं, दूर नहीं होते। और जब भी बच्चों से बात करें, कोशिश कीजिए कि बातचीत की शुरुआत किसी अच्छी बात से हो, किसी शिकायत से नहीं, क्योंकि पहला वाक्य ही तय करता है कि पूरी बातचीत का रंग कैसा होगा। एक फकीर ने एक बार कहा था, जो आदमी अतीत को गले लगाए बैठा है वो वर्तमान के हाथ कभी नहीं थाम सकता। एक और सच्चाई भी समझ लीजिए, जब बुजुर्ग हर वक्त पुराने जमाने की तारीफ करते हैं और आज की हर चीज को बुरा बताते हैं, तो बच्चों को यह संदेश जाता है कि उनके माता पिता या दादा दादी उनके साथ, उनके जमाने के साथ तालमेल बिठाना ही नहीं चाहते। और जब कोई बुजुर्ग ये दिखाता है कि वो नई चीजों को समझने की, सीखने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे खुद उसके पास आकर बैठते हैं, उसे मोबाइल चलाना सिखाते हैं, उसे नई तकनीक दिखाते हैं। और यह वक्त, यही साथ बिताया गया वक्त असल में रिश्ते की जान होता है। एक दादाजी का किस्सा है, जिन्होंने 70 की उम्र में अपने पोते से वीडियो गेम खेलना सीखा। शुरुआत में वो हर बार हार जाते, पोता हंसता, दादाजी भी हंसते, और यही हंसी, यही साझा किया गया समय उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना गया जो सिर्फ नसीहतों से कभी नहीं बन पाता। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, और ये एक अजीब विरोधाभास है। कुछ बुजुर्ग अपनी सेहत की पूरी तरह अनदेखी करते हैं और कुछ इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि चिंता ही बीमारी बन जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं अब क्या फर्क पड़ता है, जितने दिन जीना है जी लेंगे, और दवाई लेना छोड़ देते हैं, चेकअप कराना बंद कर देते हैं, खान पान में कोई नियम नहीं रखते, चलना फिरना बंद कर देते हैं और पूरा दिन बिस्तर या कुर्सी पर बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं। जरा सा सिर दर्द हुआ तो लगता है बड़ी बीमारी है, जरा पेट खराब हुआ तो अस्पताल की दौड़ लगा देते हैं। हर वक्त अपनी नब्जें टटोलते रहते हैं, हर वक्त मौत का ख्याल मन में रखते हैं। ये डर उन्हें हर पल परेशान रखता है, और घर के बाकी लोगों को भी, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास दौड़ना, बार बार टेस्ट कराना घर के माहौल में भी एक डर भर देता है। दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं, संतुलन ही समाधान है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़े हो गए और उन्हें हर दिन कोई ना कोई तकलीफ महसूस होने लगी। वो रोज हकीम के पास जाते। एक दिन हकीम ने पूछा, मुल्ला जी आज क्या तकलीफ है? मुल्ला बोले, हकीम साहब मेरे घुटने में दर्द है, चलने में तकलीफ होती है। हकीम मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी ये तो उम्र का असर है, ये घुटने 60 साल से चल रहे हैं। मुल्ला गुस्से में बोले, तो क्या हुआ, मेरी आंखें भी 60 साल से देख रही हैं, वो तो अभी भी ठीक हैं। हकीम हंस पड़े और बोले, मुल्ला जी आंखें दिन में एक बार खुलती और बंद होती हैं,
लेकिन ये घुटने रोज चलते हैं, बोझ उठाते हैं। हर अंग की अपनी उम्र, अपनी सीमा होती है। शिकायत करने की बजाय इसकी देखभाल करना सीखिए। रोज थोड़ा टहलना, सही खाना, समय पर दवाई, न ज्यादा डर, न पूरी अनदेखी। मुल्ला को बात समझ आ गई। उस दिन से उन्होंने न तो सेहत को नजरअंदाज किया, न ही हर दर्द पर घबराना शुरू किया, बल्कि एक संतुलित रूटीन बनाया। एक और मजेदार किस्सा है मुल्ला का। मुल्ला एक बार बहुत घबराए हुए हकीम के पास पहुंचे और बोले, हकीम साहब, मुझे लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। मैंने पढ़ा कि जिस बीमारी के लक्षण मुझ में हैं, उसमें आदमी की उम्र बहुत कम रह जाती है। हकीम ने पूछा, कहाँ पढ़ा तुमने ये? मुल्ला बोले, एक किताब में। उसमें लिखा था कि इस बीमारी में आदमी को थकान महसूस होती है, नींद कम आती है और कभी कभी उदासी घेर लेती है। हकीम जोर से हंस पड़े और बोले, मुल्ला जी, ये बीमारी नहीं, ये तो बुढ़ापे का सामान्य लक्षण है। और सच कहूं तो ये लक्षण जवानों में भी होते हैं, जब वो फिक्र ज्यादा करते हैं। तुम किताब पढ़ना बंद करो और बगीचे में सुबह की धूप लेना शुरू करो, आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी। मुल्ला ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उनकी सारी काल्पनिक बीमारी गायब हो गई। इस गलती से बचने के लिए नियमित जांच कराइए। साल में कम से कम एक बार पूरा हेल्थ चेकअप, ब्लड प्रेशर और शुगर की नियमित जांच। हल्की एक्टिविटी को रोज की आदत बनाइए। सुबह की सैर, हल्का योग या स्ट्रेचिंग। शरीर को हरकत चाहिए, आराम नहीं। डर को समझ से बदलिए। हर लक्षण को गूगल पर सर्च करके सबसे बुरी बीमारी मत सोचिए। डॉक्टर से बात कीजिए और फिर उस बात को दिमाग से छोड़ दीजिए। खान पान में संयम रखिए, न कि पूरी तरह त्याग या पूरी तरह लापरवाही। और एक आखिरी बात, अपनी बीमारी को अपनी पहचान मत बनाइए। बहुत से बुजुर्ग हर बातचीत की शुरुआत अपनी बीमारियों की सूची से करते हैं, जिससे धीरे धीरे लोग उनसे बात करने से भी कतराने लगते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन उसे अपनी हर बातचीत का विषय मत बनाइए। एक और बात समझने वाली है। बहुत से बुजुर्ग ये सोचते हैं कि दर्द या बीमारी बताने से घर वालों का ध्यान और प्यार मिलेगा, इसलिए वो जानबूझकर अपनी तकलीफ को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन यह तरीका उल्टा असर करता है। शुरुआत में घर वाले चिंता करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, लेकिन जब ये बार बार होता है तो धीरे धीरे वो असली चिंता को भी गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, ये सोच कर कि शायद यह भी हमेशा की तरह की बात है। इसलिए सच्ची बात सही समय पर सही तरीके से बताना जरूरी है, न कि ध्यान खींचने के लिए तकलीफ को हथियार बनाना। एक बुजुर्ग व्यक्ति का किस्सा है जो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने अस्पताल जाने की जिद करते, जबकि डॉक्टर बार बार कहते कि सब कुछ सामान्य है। एक दिन उनके पोते ने प्यार से पूछा, दादाजी, क्या आपको सच में दर्द होता है या आपको बस हमारा साथ चाहिए? दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, सच कहूं तो मुझे तुम सबका साथ चाहिए, दर्द तो बहाना है। उस दिन से घर वालों ने एक नया नियम बनाया, हर शाम आधा घंटा दादाजी के साथ बैठकर बातें करने का, बिना किसी बहाने के। और धीरे धीरे दादाजी की काल्पनिक बीमारियां भी कम होने लगी, क्योंकि जिस चीज की उन्हें असल में जरूरत थी वो अब उन्हें बिना मांगे मिल रही थी। अब बात करते हैं चौथी गलती की। ये गलती है 60 के बाद खुद को बंद कर लेना, नए दोस्त न बनाना, नए शौक न अपनाना और हर बदलाव से डरना। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं, अब इस उम्र में नए दोस्त बनाकर क्या करेंगे, अब नया कुछ सीखने की क्या जरूरत है, जो जिंदगी जी ली वही काफी है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को अकेला कर देती है। जब पुराने दोस्त एक एक करके दुनिया से विदा लेने लगते हैं और नए रिश्ते बनाए ही नहीं गए, तो अकेलापन एक गहरी खाई बन जाता है। बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुश्मन बीमारी नहीं, अकेलापन है। और अकेलापन तब जन्म लेता है जब इंसान खुद अपने दरवाजे बंद कर लेता है। मुल्ला नसरुद्दीन जब बूढ़े हुए तो उन्होंने सोचा, अब मैं किसी से मिलूंगा
जुलूंगा नहीं, बाजार जाना छोड़ दूंगा, नई बातें सीखना छोड़ दूंगा, बस घर में आराम करूंगा। कुछ महीनों बाद उनका एक पुराना दोस्त उनसे मिलने आया। दोस्त ने देखा कि मुल्ला उदास बैठे हैं। दोस्त ने पूछा, मुल्ला जी क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मुल्ला बोले, यार अब कोई मुझसे मिलने नहीं आता, कोई बात नहीं करता, जिंदगी बेरौनक हो गई है। दोस्त हंसा और बोला, मुल्ला जी तुमने खुद ही तो अपने दरवाजे बंद कर लिए, तुम बाजार नहीं जाते, चौपाल पर नहीं बैठते, नए लोगों से बात नहीं करते, तो लोग तुम्हारे पास कैसे आएंगे? एक बंद कुएं में न ताजा पानी आता है, न कोई प्यासा उसके पास जाता है। जिंदगी को भी बहते पानी की तरह रखना पड़ता है। मुल्ला को बात चुभी, लेकिन सच्ची लगी। अगले ही दिन से उन्होंने फिर चौपाल पर बैठना शुरू किया। गांव के जवान लड़कों से हंसी मजाक करना शुरू किया और एक नया शौक भी अपनाया। बांसुरी बजाना सीखना शुरू किया, वो भी 60 साल की उम्र में। लोग हंसते, मुल्ला जी इस उम्र में बांसुरी सीखकर क्या करोगे? मुल्ला मुस्कुराते और कहते, बांसुरी बजाने के लिए उम्र नहीं, सांस चाहिए, और सांस अभी भी चल रही है। एक और किस्सा है। मुल्ला के पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसने 60 की उम्र के बाद खुद को पूरी तरह घर में बंद कर लिया था। वो न किसी शादी में जाता, न किसी त्योहार में शामिल होता, ये कहकर कि अब इन सब की क्या जरूरत। एक दिन मुल्ला उसके घर गए और बोले, मित्र क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घर के आगे जो बगीचा है उसमें जो फूल हैं, अगर उन्हें कोई देखने ही ना आए तो भी वो खिलते रहते हैं। लेकिन इंसान फूल नहीं है, इंसान को देखे जाने की, सुने जाने की, जुड़े रहने की जरूरत होती है। तुम खुद को बंद करके ये सोचते हो कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को धीरे धीरे भीतर से बुझा रहे हो। पड़ोसी को यह बात गहरी लगी और उसने फिर से गांव के मेल मिलाप में हिस्सा लेना शुरू किया। इस गलती से बचने के लिए कोई एक नया शौक चुनिए, बागवानी, पेंटिंग, संगीत, लेखन, कुछ भी। नया शौक दिमाग को जवान रखता है। सामाजिक जुड़ाव बनाए रखिए, मंदिर, सत्संग, पड़ोस की बैठकें, पुराने दोस्तों से मुलाकात। अकेले मत रहिए, तकनीक से मत डरिए, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप सीखिए। इससे दूर बसे बच्चों और पोते पोतियों से जुड़े रह सकते हैं। और हर दिन किसी न किसी से बातचीत जरूर कीजिए, चाहे वो सब्जी वाला ही क्यों ना हो। इंसानी जुड़ाव जिंदगी की सांस है। एक और सुंदर उदाहरण देखिए। एक शहर में कुछ बुजुर्गों ने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया जो हफ्ते में 2 बार पार्क में मिलते, कभी ताश खेलते, कभी योग करते, कभी बस बैठकर पुराने गाने सुनते। शुरुआत में सिर्फ 4 लोग थे। कुछ ही महीनों में यह समूह 30 से ज्यादा लोगों का बन गया। उन बुजुर्गों ने बताया कि इस समूह से जुड़ने के बाद उनकी नींद बेहतर हुई, उनका मन हल्का रहने लगा और घर पर भी वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगे, क्योंकि अब उनकी सारी भावनात्मक जरूरतें सिर्फ बच्चों पर निर्भर नहीं थी। ये एक बहुत जरूरी सीख है। अपनी खुशी का पूरा बोझ अपने बच्चों पर मत डालिए। अपनी खुशी के कुछ रास्ते खुद भी बनाइए। अब बात करते हैं 5वीं गलती की, जो अक्सर घरों में बहुत चुपचाप, बहुत धीरे धीरे जहर की तरह फैलती है। ये गलती है अपने बच्चों और पोते पोतियों की एक दूसरे से तुलना करना, 19-1, और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करना। बड़े बेटे ने तो इतना कमा लिया, तूने अभी तक कुछ नहीं किया। तेरी बहन का बेटा तो कितना होशियार है, तेरा बेटा तो पढ़ाई में ही कमजोर है। पड़ोस के फलां लड़के को देखो, कितना कमाता है, तेरे बेटे को देखो। ये तुलनाएं सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन ये घर के रिश्तों में गहरी दरारें डाल देती हैं। जिस बच्चे की तुलना बार बार की जाती है, वो धीरे धीरे उस बुजुर्ग से दूरी बना लेता है, क्योंकि हर मुलाकात में उसे अपनी कमी याद दिलाई जाती है। और यही नहीं, कई बार बुजुर्ग रिश्तेदारों के सामने, मेहमानों के सामने अपने ही बच्चों या बहू को नीचा दिखा देते हैं, ये सोचकर कि वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं या सिर्फ सच बोल रहे हैं। लेकिन जो बात परिवार के भीतर कही जानी चाहिए, प्यार से, अकेले में, वो बात जब सबके सामने कही जाती है
तो वो सलाह नहीं रहती, वो अपमान बन जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक बुजुर्ग किसान था जिसके 2 बेटे थे। एक बेटा खेती करता था, दूसरा शहर जाकर छोटी सी दुकान चलाता था। वो बुजुर्ग हर मेहमान के सामने कहता, ये देखो मेरा बड़ा बेटा तो शहर में इतना कमा रहा है और ये छोटा बस खेत में मिट्टी में सना रहता है, कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। छोटा बेटा हर बार ये सुनकर चुप रह जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पिता से बात करना कम कर दिया, मिलने आना कम कर दिया। एक दिन मुल्ला उस बुजुर्ग किसान से मिलने गए और बोले, मित्र, तुम्हारा जो बेटा खेत में मिट्टी में सना रहता है वही तो है जो हर सुबह तुम्हारे लिए ताजी सब्जी लेकर आता है। वही है जो बारिश में तुम्हारी छत ठीक करता है। वही है जो तुम्हारे बुलाने पर 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाता है। तुम्हारा दूसरा बेटा शहर में कामयाब है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पास बैठे बेटे की कीमत भूल जाओ। हर बच्चा अलग होता है, हर एक की अपनी राह होती है और एक माँ बाप का काम है दोनों राहों को बराबर प्यार से देखना। तुलना करके किसी एक को छोटा मत बनाओ। बुजुर्ग किसान को यह बात दिल पर लगी, उसने उसी दिन से बेटों की तुलना करना बंद कर दिया और छोटे बेटे से उसकी दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगी। इस गलती से बचने के लिए यह समझिए कि हर बच्चा अपनी गति से अपने तरीके से आगे बढ़ता है और तुलना कभी किसी को बेहतर नहीं बनाती, सिर्फ रिश्तों को कमजोर करती है। जो बात कहनी हो अकेले में प्यार से कहिए, सबके सामने नहीं। और सबसे जरूरी बात, हर बच्चे में, हर पोते पोती में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। उस खूबी को देखिए और उसकी तारीफ कीजिए, कमियों को बार बार गिनाने की बजाय। यह भी समझने वाली बात है कि तुलना अक्सर बुजुर्गों की अपनी असुरक्षा से निकलती है। जब समाज में कोई पूछता है आपके बेटे क्या करते हैं, तो एक बेटे की कामयाबी बताते वक्त गर्व महसूस होता है और दूसरे बेटे के बारे में बताते वक्त शर्म महसूस होती है। और यही शर्म धीरे धीरे तुलना के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन असली समझदारी यह है कि आप अपने बच्चों की कामयाबी को समाज की नजरों से नहीं, अपने दिल की नजरों से देखें। जो बेटा कम कमाता है लेकिन आपका ख्याल रखता है, आपके साथ समय बिताता है, वो किसी भी शहर में बड़ी नौकरी करने वाले बेटे से कम कीमती नहीं है। कामयाबी की परिभाषा हर घर में हर बच्चे के लिए अलग हो सकती है और यही स्वीकार करना असली बुद्धिमानी है। अब आती है वो छठी गलती जो अक्सर घर में सबसे बड़ी लड़ाइयों की जड़ बनती है, और वो है पैसों और संपत्ति को लेकर बेवजह की चिंता, कंजूसी और असमान बंटवारा। कुछ बुजुर्ग 60 की उम्र के बाद भी पैसों को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि खुद पर खर्च करने से डरते हैं, अपनी दवाई तक में कंजूसी करते हैं, यह सोचकर कि पैसा बचाकर बच्चों के लिए छोड़ जाना है। दूसरी तरफ कुछ घरों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर, किसे कितना मिलेगा इसको लेकर इतनी खींचतान होती है कि भाई भाई के बीच बरसों की दुश्मनी पैदा हो जाती है और बुजुर्ग खुद इस झगड़े के केंद्र में फंस जाते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग सेठ थे जिनके पास काफी जमीन और पैसा था। उन्होंने कभी यह साफ नहीं किया कि उनके बाद संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, बल्कि हमेशा यह कहकर टालते रहे, अभी मैं जिंदा हूं, बात की बाद में देखेंगे। उनके तीनों बेटे आपस में शक करने लगे कि पिता किसे ज्यादा देने वाले हैं और धीरे धीरे तीनों में आपस में बातचीत बंद हो गई। हर त्योहार पर अलग अलग बैठते, एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते। मुल्ला नसरुद्दीन जब उस गांव गए तो उन्होंने ये हाल देखा और सेठ से कहा, मित्र, तुमने अपनी दौलत तो बड़ी मेहनत से बनाई, लेकिन तुमने अपने बेटों के बीच शक की एक ऐसी दीवार भी खड़ी कर दी है जो तुम्हारी दौलत से भी मजबूत है। साफ बात, साफ बंटवारा, और वो भी अपने जीते जी अपनी मौजूदगी में तीनों बेटों को इकट्ठा बिठाकर सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम उन्हें दे सकते हो। इससे बड़ा तोहफा कोई जमीन या पैसा नहीं है। सेठ को यह बात समझ आई और उन्होंने अपने जीते जी ही सबकी सहमति से
बंटवारे की बात साफ कर दी, जिससे बेटों के बीच की दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगी। इस गलती से बचने के लिए संपत्ति और पैसों को लेकर पारदर्शी रहिए। जो भी फैसला हो उसे समय रहते अपनी मौजूदगी में सबकी सहमति से स्पष्ट कर दीजिए, ताकि बाद में कोई गलतफहमी या झगड़ा न हो। खुद पर खर्च करने से मत डरिए। अपनी सेहत, अपनी जरूरतों, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए पैसा खर्च करना कंजूसी नहीं, समझदारी है। और यह भी समझिए कि पैसा और संपत्ति रिश्तों से बड़े नहीं हैं। अगर बंटवारे की बात रिश्तों को तोड़ रही हो तो रुकिए और सोचिए कि आखिर में क्या ज्यादा कीमती है, जमीन का एक टुकड़ा या अपने बच्चों का आपस में प्यार। एक आखिरी बात इस विषय पर, कई बार बुजुर्ग पैसों को अपने नियंत्रण का आखिरी हथियार समझने लगते हैं, यह सोचकर कि जब तक पैसा मेरे हाथ में है तब तक बच्चे मेरी बात मानेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन जो रिश्ता सिर्फ पैसों के डर पर टिका हो, वो रिश्ता असली रिश्ता नहीं होता। वो सिर्फ एक लेन देन होता है। असली इज्जत, असली प्यार वो होता है जो पैसों के बिना भी बना रहे। इसलिए पैसों को नियंत्रण का साधन बनाने की बजाय प्यार और भरोसे को अपने रिश्तों की नींव बनाइए। अब आती है वो आखिरी गलती जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था, जिसे ज्यादातर लोग गलती मानते ही नहीं। ये गलती है खुद को घर पर बोझ समझ लेना और अपनी ही नजरों में अपना सम्मान खो देना। बहुत से बुजुर्ग 60 की उम्र के बाद ये सोचने लगते हैं, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब तो बस बच्चों पर बोझ हूं, मेरी अब कोई जरूरत ही नहीं है इस घर में। यह सोच बाहर से बड़ी विनम्र, बड़ी त्यागी लगती है, लेकिन असल में यह सबसे खतरनाक जहर है। क्योंकि जब इंसान खुद को बेकार और बोझ मानने लगता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को हर गतिविधि से, हर रिश्ते से, हर खुशी से दूर करने लगता है। वो खुद ही अपने आप को घर के एक कोने में धकेल देता है और फिर वहीं बैठकर सोचता है, देखो मुझे कोई पूछता ही नहीं। समझिए एक गहरी बात, आत्म सम्मान बाहर से नहीं मिलता, वो भीतर से पैदा होता है। जो इंसान खुद को मूल्यवान समझता है वो घर में भी अपनी उपस्थिति से रौनक भर देता है, और जो खुद को बोझ समझता है उसे चाहे कितना भी प्यार मिले, उसे वो प्यार भी बोझ जैसा ही महसूस होता है। एक गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, 60-70 साल पुराना। उसकी कुछ शाखाएं अब सूखने लगी थी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन उस पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने गांव वालों से कहा, देखो इस बरगद को, इसकी कुछ शाखाएं सूख गई हैं, फिर भी ये कितना उपयोगी है। राहगीर इसकी छांव में बैठते हैं, पंछी इस पर घोंसला बनाते हैं, बच्चे इसकी जड़ों पर खेलते हैं। इस पेड़ ने कभी नहीं सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरी कोई जरूरत नहीं। ये पेड़ आज भी उतनी ही छांव, उतना ही सहारा देता है जितना जवानी में देता था, बस अंदाजा बदल गया है। फिर मुल्ला ने एक गांव वाले बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा जो हर वक्त यही कहता रहता था, अब मैं बेकार हो गया हूं, किसी काम का नहीं। मुल्ला ने उससे कहा, मित्र तुम भी इस बरगद की तरह हो, तुम्हारी उम्र ने तुमसे ताकत ली होगी, लेकिन तुमसे अनुभव, धैर्य और समझ नहीं छीनी। तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हारी गोद की छांव में बैठते हैं, तुम्हारी बातें उन्हें रास्ता दिखाती हैं। तुम बोझ नहीं, तुम इस घर की जड़ हो। जड़ें दिखती नहीं, लेकिन बिना जड़ों के कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने कभी खुद को बोझ नहीं कहा। इस विषय पर एक और गहरी कहानी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक बूढ़ी मां थी जो हमेशा कहती थीं, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो अब सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए जिंदा हूं, मुझे तो भगवान उठा ही ले तो अच्छा। एक दिन उनकी छोटी पोती बीमार पड़ गई, बहुत रोती थी, कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था। घर के सब लोग परेशान थे। तभी वही बूढ़ी मां पोती के पास गई, उसे गोद में लिया और एक पुरानी लोरी गुनगुनाने लगीं जो उन्होंने खुद अपनी दादी से सीखी थी। बच्ची कुछ ही मिनटों में चुप होकर सो गई। पूरा घर हैरान रह गया। मुल्ला जो वहां मौजूद थे बोले, देखा
जिस चीज को तुम बेकार समझ रही थी वही आज सबसे काम आई। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी लोरी, तुम्हारा धैर्य, ये कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं दे सकती थी। तुम बोझ नहीं हो, तुम इस घर का वो खजाना हो जिसकी कीमत तभी समझ आती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। उस दिन के बाद उस बूढ़ी मां ने कभी खुद को बेकार नहीं कहा, बल्कि हर दिन घर के बच्चों को अपनी पुरानी कहानियां और लोरियां सुनाना शुरू कर दिया। इस गलती से बचने के लिए खुद को बोझ कहना बंद कीजिए। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जो बार बार खुद को बोझ कहता है वो खुद को और घर वालों को, दोनों को यही मनवा देता है। अपनी भूमिका को नए सिरे से पहचानिए। अब आप फैसले लेने वाले नहीं, मार्गदर्शक हैं। अब आप कमाने वाले नहीं, अनुभव बांटने वाले हैं। यह भूमिका छोटी नहीं, अलग है। छोटे छोटे योगदान दीजिए। बच्चों को कहानियां सुनाना, घर के छोटे मोटे काम में मदद, पूजा पाठ में साथ लेना, ये छोटे काम घर में आपकी उपस्थिति को मूल्यवान बनाते हैं। और अपनी कीमत खुद तय कीजिए, दूसरों की नजरों से नहीं। आपकी जिंदगी की कीमत आपके काम करने की क्षमता से नहीं, आपके होने से है। एक फकीर ने बहुत सुंदर बात कही थी, दिया जब तक जलता है अंधेरे को चुनौती देता है, चाहे उसकी लौ छोटी हो जाए फिर भी वो रोशनी है, अंधेरा नहीं। एक आखिरी किस्सा इस विषय पर सुनिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कभी अपने जमाने में एक बड़े स्कूल में शिक्षक रहे थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा, अब मेरी कोई पहचान नहीं, अब मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूं जो घर में बैठा रहता है। एक दिन उनके पड़ोस के कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे और उनके माता पिता को कोई ट्यूशन वाला अच्छा नहीं मिल रहा था। उस बुजुर्ग शिक्षक ने बिना किसी फीस के, बस अपने शौक के लिए उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनके घर के बाहर हर शाम 15-20 बच्चे बैठे नजर आते। पूरा मोहल्ला उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाता और वो बुजुर्ग जो कभी खुद को बेकार समझते थे अब मोहल्ले की सबसे सम्मानित हस्ती बन गए। उन्होंने खुद कहा, मुझे लगता था मेरी उपयोगिता खत्म हो गई है, लेकिन असल में सिर्फ मेरा तरीका बदलना था। मेरी उपयोगिता कभी खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। आपके भीतर जो हुनर है, जो अनुभव है, वो उम्र के साथ खत्म नहीं होता, बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका और मंच बदल जाता है। जो बुजुर्ग ये ढूंढ लेते हैं कि वो अब भी किसी न किसी तरह उपयोगी हो सकते हैं, चाहे वो पढ़ाना हो, कहानियां सुनाना हो, बागवानी सिखाना हो, या बस अपने अनुभव से किसी की मदद करना हो, वो कभी खुद को बोझ नहीं समझते। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है जानते? पैसे की नहीं, दवाई की नहीं, यहां तक कि सम्मान की भी नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्वीकृति की, खुद को स्वीकार करने की, अपने बदलते शरीर को, अपनी बदलती भूमिका को, अपने बदलते रिश्तों को बिना शिकायत के, बिना अफसोस के स्वीकार करने की। एक बार एक बूढ़े संत से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? इतनी उम्र में भी आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखती। संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपनी उम्र से लड़ना छोड़ दिया है। मैं अब नदी की तरह बहता हूं, जहां जिंदगी ले जाए। जो लड़ते हैं वो थकते हैं, जो बहते हैं वो हल्के रहते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए वो 7 गलतियां जो 60 साल के बाद बुढ़ापे को नर्क बना देती हैं। पहली, हर बात में हक और नियंत्रण जताना, इसकी जगह भरोसा और सलाह दीजिए। दूसरी, अतीत में जीना और वर्तमान से शिकायत करना, इसकी जगह आभार और वर्तमान को अपनाइए। तीसरी, सेहत की अनदेखी या हद से ज्यादा चिंता, इसकी जगह संतुलन और समझदारी अपनाइए। चौथी, नए रिश्तों और बदलाव से डरना, इसकी जगह नए शौक और जुड़ाव को अपनाइए। पांचवी, बच्चों की आपस में तुलना करना और उन्हें शर्मिंदा करना, इसकी जगह हर बच्चे की अपनी खूबी को सराहिए। छठी, पैसों और संपत्ति को लेकर अस्पष्टता और कंजूसी, इसकी जगह पारदर्शिता और खुले दिल से जीना अपनाइए। और सातवीं,
खुद को बोझ समझना, इसकी जगह अपनी नई भूमिका को गर्व से स्वीकार कीजिए। याद रखिए, बुढ़ापा प्रकृति का तोहफा है, सजा नहीं। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दौड़ भाग में गुजार दी, बुढ़ापा उसे रुककर, ठहरकर अपने भीतर झांकने का मौका देता है। पेड़ जितना पुराना होता है उतनी ही गहरी छांव देता है। नदी जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही शांत हो जाती है। बुढ़ापा भी वैसा ही है। अगर हम इसे सही ढंग से जिएं तो ये जिंदगी का सबसे शांत, सबसे समझदार, सबसे संतोषी दौर बन सकता है। तो आज ही से अपने भीतर झांकिए। अगर आप खुद बुजुर्ग हैं तो सोचिए इनमें से कौन सी गलती मुझसे हो रही है। और अगर आपके माता पिता या दादा दादी इस उम्र में हैं तो सोचिए मैं उनका बुढ़ापा कैसे बेहतर बना सकता हूं। क्योंकि याद रखिए, जैसा व्यवहार आप आज अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार कल आपकी अगली पीढ़ी आपके साथ करेगी। जिंदगी एक चक्र है और ये चक्र हमेशा घूमकर वापस आता है। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि इतनी सारी गलतियां एक साथ कैसे सुधारी जाएं, तो घबराइए मत। बदलाव एक दिन में नहीं आता और नहीं आना चाहिए। बस इतना कीजिए, इन सातों में से जो एक गलती आपको अपने भीतर या अपने घर के किसी बुजुर्ग में सबसे ज्यादा साफ नजर आए, उसी एक पर आज से काम शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बदलाव धीरे धीरे पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकता है। जैसे एक छोटी सी दिया की लौ पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देती है, वैसे ही एक छोटा सा सुधार पूरे घर के माहौल को बदल सकता है। और अंत में एक विनती, अगर आप खुद इस उम्र में हैं तो अपने आप पर सख्त मत होइए। ये सारी बातें दोष देने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए लगा दी। अब बस थोड़ा सा अपने आप को भी और अपने रिश्तों को भी नई नजर से देखने की जरूरत है। और अगर आप अपने बुजुर्गों के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें डांटने की बजाय प्यार से धीरे धीरे ये बातें साझा कीजिए। क्योंकि आदतें बरसों में बनती हैं और बरसों में ही बदलती हैं, जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से। अगर ये बातचीत आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने माता पिता, अपने दादा दादी और अपने उन सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली बातचीत में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने बुजुर्गों का हाथ थामिए, क्योंकि वही हाथ हैं जिन्होंने कभी आपकी उंगली थामकर आपको चलना सिखाया था। नमस्कार।